नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है। 9 नवंबर 2022 शाम 5 बजे आज DNYS की जो सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें आज पुनः उपस्थित हुई हैं डॉक्टर भावना वर्मा जी, राजधानी दिल्ली से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आज के प्रशिक्षण को आरंभ करें। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्ते और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी 8 मिनट चले गए हैं और आज आपने काफी कुछ लिखना है तो सीधा राइटिंग पे आ जाइए। सभी लोग अपना पेन पेपर ले लीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो टॉपिक्स, अब मैं उनको आपको लिखवा रही हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां। आपके सेकंड टॉपिक में नंबर 1 पे है। वीडियो ऑन कर लें ऋषिका जी। तो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां। लिख लीजिए, हेडिंग है प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां। आगे हम लिखेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों द्वारा चिकित्सा दी जाती है। चिकित्सा दी जाती है जैसे ध्यान, प्राणायाम, प्राणायाम, धूप स्नान, जल के विभिन्न स्नान। इन सबके बीच में कॉमा लगाते जाइएगा। ध्यान, प्राणायाम, धूप स्नान, जल के विभिन्न स्नान, मिट्टी पट्टी, व आहार प्रणाली को अपनाया जाता है। आहार प्रणाली को अपनाया जाता है। दूसरा टॉपिक है आपका सुरक्षा व महत्व। दूसरा टॉपिक है सुरक्षा व महत्व। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को अपनाकर हम शरीर को निरोगी बनाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को अपनाकर हम शरीर को निरोगी बनाते हैं। जिससे प्रकृति का महत्व समझ में आता है। जिससे प्रकृति का महत्व समझ में आता है। महत्व समझ में आता है। प्रकृति द्वारा हम शरीर, मन व आत्मा को स्वस्थ रखते हैं। प्रकृति द्वारा हम शरीर, मन, आत्मा को स्वस्थ रखते हैं।
स्वस्थ रखते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हमें प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों की सुरक्षा का भी पालन करना चाहिए। हमें प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों की सुरक्षा का भी पालन करना चाहिए। ऋतु व मौसम अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा की जो भी विधियां हैं, ब्रैकेट में लिखिए, जो भी उनके इलाज है, प्राकृतिक चिकित्सा की जो भी विधियां हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इलाज प्राकृतिक चिकित्सा की जो भी विधियां हैं, उनके नियमों को अपने व्यवहार में जीवन पर्यंत मानकर उनके नियमों को व्यवहार में जीवन पर्यंत मानकर हम प्रकृति के महत्व से लाभ व स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें मैं 2 मिनट आपको समझाने के लिए लेना चाहती हूँ। अभी आप अपना पेन रख दीजिए, 2 मिनट इसमें इस पॉइंट को समझ लीजिए। बेसिकली प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां क्या हैं? जो भी हमारे पंच तत्वों के ट्रीटमेंट्स हैं, वही हमारी नेचुरोपैथी की विधियां हैं, वही उसके टाइप्स हैं, वही ट्रीटमेंट्स हैं। और जब हम अगर किसी रोगी को दे रहे हैं तब भी वही नियम है, और अगर हम अपने जीवन में उन प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं तब भी वही नियम है। रोगी को जब हम वो नियम का पालन कराते हैं तो वो चिकित्सा का रूप ले लेती है, लेकिन जब हम खुद स्वयं उन नियमों का पालन कर रहे होते हैं तो वो हमारा व्यवहार बन जाता है। इसलिए उसको हमको 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि जब हम ट्रीटमेंट देते थे 20 दिन या महीना, वो लोगों की बॉडी में 10-10 साल तक वर्कआउट करता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो चीज नहीं रही है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारी हमारी ऑटोमेटिकली चीजें ऐसी चल रही हैं बॉडी के साथ साथ। बॉडी के अंदर छोड़िए, बॉडी के अंदर तो वही जाएगा जो बॉडी के सराउंडिंग्स चलेगा, जो उसके चारों तरफ चलेगा। अब चारों तरफ
पॉल्यूशन है, केमिकल डाइट है, सब चीजें हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो भी नियम है, जो भी नेचर जिस हिसाब से चल रहा है, हमें अब हमेशा नेचर के साथ ही चलना है। हम उसके संग अब चीटिंग नहीं कर सकते। तो ये व्यवहार हमारे लिए है, हम सबके लिए है। आप कल नेचुरोपैथ बनोगे, ट्रीटमेंट्स दोगे पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स के लिए भी है, लेकिन पेशेंट्स के लिए केवल तब तक नहीं है जब तक आप उसका रोग का निष्कासन कर रहे हो, विजातीय द्रवों को बॉडी से निकाल रहे हो। उसको वो आगे लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। अब एक इंसान जो सपोज किसी पेशेंट कोई पेशेंट हमारे पास आता है लंग्स कैंसर को लेके, और वो हमसे कहता है कि मैंने तो लाइफ में कभी भी सिगरेट नहीं पी। तो सिगरेट पीने की उसे जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो रोज की 12 से 14 सिगरेट बिना सिगरेट पिए ही पी रहे हैं बाय पॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अगर अब ये कहा जाए कि सिगरेट पीने वाला खराब है, तो जो सिगरेट नहीं पी रहा उसकी बॉडी में भी पॉल्यूशन जा रहा है, उसकी बॉडी में भी गंदगी जा रही है। तो जो नियम उसके लिए थे, उसके लिए तो बोल दिया सिगरेट छोड़ दे, लेकिन हम पॉल्यूशन को कितना कंट्रोल करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जिसमें हम रोकथाम नहीं कर सकते, वो चीजें अब चलनी ही चलनी है। इसलिए अब हम 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अब इलाज की कोई ड्यूरेशन नहीं रह गई है। जब तक बॉडी के अंदर कोई चीज ठोस रूप में है, यानी गंदगी जब ठोस रूप में है, हम उसको निष्कासित कर देते हैं, हम बॉडी को बैलेंस कर देते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि पेशेंट घर वापस जाके फिट होने के बाद वापस से उन्हीं चीजों को ले आए, जंक फूड को ले आए, बैड अपना जो उसका सिस्टम था लाइफ का, जो लाइफ स्टाइल था, उसको वापस से फॉलो करे। तो क्या होगा, वो चीज जो उसने अभी डिटॉक्सिफाई कराई है वो फिर से वापस से उसकी बॉडी में फर्म होने लगेगी। ठीक है ना भाई, बॉडी में तो वो चीजें दोबारा से नेचर है, दोबारा से बना देगा। शरीर के अंदर जो डालोगे वो उसी को ही रिस्पॉन्स करने लगेगा। अच्छा डालोगे बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, तरीके से डालोगे बॉडी और अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप उस व्यवहार का, उन नियमों का पालन नहीं करते तो बॉडी वापस से बीमार हो जाती है, क्योंकि हम लोग आंसरेबल होते हैं पेशेंट्स के। ठीक है ना। और आज की डेट में हम आंसरेबल अपने लिए भी हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्योंकि जो खुद की बॉडी पे पता चलता है वो दूसरे की बॉडी पे नहीं पता चलता। ठीक है ना। तो नियमों का पालन करना जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, अभी हम 3rd पॉइंट लिखेंगे फिर से, सामान्य स्वास्थ्य। दोबारा से लिखेंगे सामान्य स्वास्थ्य। तीसरा आपका हेडिंग है सामान्य स्वास्थ्य। केवल प्राकृतिक जीवन द्वारा ही, केवल प्राकृतिक जीवन द्वारा ही हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। केवल प्राकृतिक जीवन द्वारा ही हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। सामान्य स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य का अर्थ, सामान्य स्वास्थ्य का अर्थ हमारे अंदर की शक्ति से है। सामान्य स्वास्थ्य का अर्थ हमारे अंदर की शक्ति से है। सामान्य स्वास्थ्य का अर्थ हमारे शरीर के अंदर की शक्ति से है, जो हमें स्वस्थ एवं जीवन के उच्च, जो हमें स्वस्थ एवं जीवन के उच्च लक्ष्य एवं आकांक्षा, उच्च लक्ष्य एवं आकांक्षा पाने में सहायता करती है। सामान्य स्वास्थ्य का अर्थ हमारे शरीर के अंदर की शक्ति से है, जो हमें स्वास्थ्य, लिखिए, जो हमें स्वास्थ्य एवं जीवन के उच्च लक्ष्य व आकांक्षाओं को
पाने में सहायता करती है। जब शरीर फिट होगा तभी हमारा मेंटल लेवल फिट होगा, जब मेंटल लेवल फिट होगा तभी हमारा स्पिरिचुअल लेवल फिट होगा। जब हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। केवल ये सोचकर कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, करने से तो शरीर, भाई बिना शरीर के तो कुछ नहीं कर सकते ना, बातों से तो काम नहीं होते ना, काम तो खड़े होके भाग दौड़ के ही करने हैं। और उस भागने दौड़ने के लिए हमें खुद को फिट रखना है। और जब हम काम करते हैं, आज ये बात नहीं है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आज हर जगह पर हमें अपने मानसिक स्तर की बहुत जरूरत पड़ती है, हमारे आत्मिक स्तर की बहुत जरूरत पड़ती है। सारी चीजों को बैलेंस करना अब बहुत इजी नहीं रहा, मुश्किल हो गया है, तो हमें हर रूप से फिट होना पड़ेगा। ठीक है, तो सामान्य स्वास्थ्य से जो हमारा अर्थ है वह हमारे शरीर की ऊर्जा से ही है, मानसिक ऊर्जा से ही है, आत्मिक ऊर्जा से ही है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम इन सभी चीजों को अचीव कर सकते हैं। 4 नंबर पे आपके आ जाता है आदतें। 4 नंबर पे है आदतें। गलत आहार विहार की आदतें, गलत आहार विहार की आदतें जैसे तेल व मिर्च मसालों युक्त भोजन, गलत आहार विहार की आदतें जैसे तेल व मिर्च मसालों युक्त भोजन करना, मिर्च मसालों युक्त भोजन करना, कौमा, देर रात तक सोना, देर रात तक सोना, सुबह देर से उठना, सुबह देर से जागना, कौमा, गंदे विचारों में शामिल होना, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करना, गंदे विचारों में शामिल होना हमें रोगग्रस्त करता है, हमें रोगग्रस्त करता है। अतः जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, अतः जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। व जीवन को संतुलित बनाना चाहिए, व जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। नंबर 5 है आपका व्यायाम। अतः जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए व जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यायाम। शरीर श्रम और विश्राम के सिद्धांतों पर चलता है, शरीर श्रम और विश्राम के सिद्धांतों पर चलता है। शरीर श्रम और विश्राम के सिद्धांतों पर चलता है। अतः सुबह उठकर व्यायाम, अतः सुबह उठकर व्यायाम जैसे सुबह की सैर, अतः सुबह उठकर व्यायाम जैसे सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, हल्के व्यायाम, इनमें से मैं कॉमा लगाते जाइएगा, जैसे सुबह की सैर, कॉमा, सूर्य नमस्कार, कॉमा, हल्के व्यायाम, कॉमा, प्राणायाम, करने चाहिए। जैसे सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, हल्के प्राणायाम, हल्के व्यायाम व प्राणायाम करने चाहिए। ऐसे शारीरिक क्रियाओं द्वारा हम प्रकृति के गुणों का सेवन करके, ऐसे शारीरिक क्रियाओं द्वारा
हम प्रकृति के गुणों का सेवन करके स्वयं को सुखी बना सकते हैं। प्रकृति के गुणों का सेवन करके स्वयं को सुखी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपवास। नेक्स्ट पॉइंट है उपवास। उपवास का अर्थ है पाचन तंत्र को आराम देना। उपवास का अर्थ है पाचन तंत्र को आराम देना। अतः हमें सप्ताह में एक दिन भोजन को विराम देकर या केवल फल व जूस पर रहकर या केवल फल व जूस पर रहकर अपने पाचन तंत्र को विश्राम दे सकते हैं। जिससे हमारे शरीर को आंतरिक बल मिले। अतः हम सप्ताह में एक दिन भोजन को विराम देकर या केवल फल व जूस पर रहकर अपने पाचन तंत्र को विश्राम दे सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को आंतरिक बल मिले। ताकि हमारे शरीर में जमा हुआ मल शरीर से बाहर निकले। होता क्या है, नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट होती है जो भोजन को डाइजेस्ट करती है, उसमें से अपने शक्ति को एब्जॉर्ब करती है, अपने हिस्से की चीजों को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जब हम भोजन नहीं करते हैं या हम बहुत लाइट फल या फलों का रस ले रहे होते हैं तो वो एनर्जी जो है वो सेव होती है। जब वो एनर्जी सेव होती है, बचती है, तो वो एनर्जी फिर क्या करती है, क्योंकि एनर्जी तो जनरेट हो रही है, बॉडी चल फिर रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वो जनरेट होती हुई एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितना भी जमा हुआ मल है, उसको बाहर की तरफ फेंकने लग जाती है। अगर हम ऊपर से ही डालते रहेंगे तो डाइजेशन ही काम करता रह जाएगा, हमारा निष्कासन नहीं कर पाएगा। जमा मल को, बॉडी में रुकी हुई गंदगी को एनर्जी जो है बाहर निष्कासित नहीं कर पाएगी। अब लोग बोलते हैं कि हमको कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो हमने बहुत अच्छा खाना खाया है, हमने घिया भी खाया है, हमने दलिया भी खाया है, हमने खिचड़ी भी खाया है, हम इतना हल्का खाना खा रहे हैं, तब भी हमें इतनी कब्ज रह रही है। तो उनको ये समझना चाहिए कि उस वक्त बॉडी खाना मांग ही नहीं रही, बॉडी जो है उस वक्त रस आहार मांग रही है, पानी, उसके अंदर पानी की कमी है, क्योंकि मल जो है वो अंदर ठोस हो रहा है, तो बॉडी के अंदर पानी की कमी हो। वो कहते हैं हम बहुत पानी पीते हैं, हम 12 ग्लास 14 ग्लास पानी पीते हैं। आप पानी तो बहुत पी रहे हो, बट आप क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं पी रहे हो। जल की अपनी एक क्वालिटी है। जल, अगर जब डायरेक्ट पानी हम पीते थे तो उसके अंदर मिनरल्स होते थे जो झाड़ू का काम कर देते थे। अब हम आरओ का पानी पी रहे हैं और आरओ में
सारी चीजें छन जाती हैं। केवल एक पानी आ रहा है, नाम का जल है, जल के सारे तत्व जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तभी मटके के पानी के ऊपर जोर दिया जाता है। और अब क्योंकि हर इंसान घर में मटका नहीं रखता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिक्विड्स पे डाल देते हैं, रसों पे डाल देते हैं, जूसेस पे डाल देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को अल्कालाइन वाटर की जरूरत होती है। जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो अपने आप मल को डिटॉक्स करने में लग जाता है और शरीर में बची हुई एनर्जी जो खाना पचाने से बच रही है वो उसको डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। चलिए, तो ये आपका उपवास था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक आहार। तो प्राकृतिक आहार क्या है हमारा, हेडिंग दीजिए प्राकृतिक आहार। प्रकृति ने हमें भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए हैं। प्रकृति ने हमें भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए हैं। आपकी हेडिंग थी प्राकृतिक आहार, नेचुरल फूड। अब आप आगे लिखेंगे प्रकृति ने हमें भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए हैं। हम उन्हें आग के संपर्क में लाकर स्वाद से भरपूर बनाने की कोशिश में उनके प्राकृतिक गुणों का नाश कर देते हैं। हम उन्हें आग के संपर्क में लाकर स्वाद से भरपूर बनाने की कोशिश में उनके प्राकृतिक गुणों का नाश कर देते हैं, जिससे हमें उस भोजन के अच्छे प्रभाव ना मिलकर दुष्प्रभाव मिलते हैं। जिससे हमें उस भोजन के अच्छे प्रभाव ना मिलकर दुष्प्रभाव मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हम स्वयं को शक्तिवान ना बनाकर शक्तिहीन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम स्वयं को शक्तिवान ना बनाकर शक्तिहीन कर देते हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक आहार का सेवन करना चाहिए। प्राकृतिक आहार का सेवन करना चाहिए। इसलिए हमें प्राकृतिक आहार का सेवन करना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि जो भी हम लोग साग सब्जी बनाते हैं उनमें हम खूब अच्छे से मसाला वसाला भूनते हैं, तेल वेल डालते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि खाने का अपना फॉर्म ही चेंज हो जाता है। अब कहने के लिए घिया खा रहे हैं, टिंडा तोरई खा रहे हैं, उबली हुई दाल खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई उसमें हमको फायदा तो नहीं हो रहा, हमारे अभी भी जलन हो रही है, हमको अभी भी एसिडिटी हो रही है, हमारे पेट में अभी भी अंदर जलन हो रही है। ये सब कंप्लेंट करते हैं पेशेंट्स हमसे। तो फिर हम उनको पूछते हैं कि कैसे आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं बस जब बॉइल्ड हम कर लेते हैं बस उसमें हम एक छौंका लगा लेते हैं। अच्छा, छौंका में क्या क्या डालते हैं? छौंका में हम प्याज टमाटर का छौंका लगा देते हैं। तो फिर वो बॉइल्ड दाल कहाँ रह गई? फिर तो वो प्रॉपर दाल ही हो गई। इसी तरीके से अगर हमने आपको सेमी बॉइल्ड फूड के लिए बोला है कि आपने अधपकी सब्जियां बनानी है, जितनी भी ये वेजिटेबल सब सर्दियों वाली आती है, हम इसको बनाते हैं, क्या करते हैं, इसको हाफ स्टीम करते हैं, यानी इस पूरा नहीं गलाना होता, खड़ी सब्जी खानी होती है। अब क्या होता है कि चबाने के आलस के मारे बिल्कुल चाहते हैं। आज के बच्चों के लिए चलिए एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज के मैंने बहुत घरों में देखा है
कि बच्चे अगर कोई चीज ऐसे खा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल इसको मैश कर दो, मतलब बिल्कुल इसको इतना गला दो कि वो बिल्कुल हलवा सी बन जाए। तो वो जल्दी जल्दी बस रोटी के संग, क्योंकि पेरेंट्स, माँ क्या चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे से पौष्टिक आहार ले, उसको सारी सब्जियां खिलाए। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा चबाने की कोशिश, मतलब वो चाहते ही नहीं कि मैं ज्यादा इस पे एफर्ट करूं। और जबकि हर ग्रास को, हर हर बाइट को 32 टाइम्स चबाने के लिए तो शास्त्रों में भी दिखता है। और ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर 32 एंटीबायोटिक्स होते हैं। जब हम अपने एक ग्रास को 32 बार चबाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर 32 प्रकार की शक्ति उसको मिलती है। लार ग्रंथियों में हमारे इतना एंटीबायोटिक है, इतना ज्यादा शक्ति है, उसी के ही सपोर्ट से मेटाबॉलिज्म काम करता है। अगर आप खाने में लार को नहीं मिलाओगे तो डाइजेशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म हीट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि खाने को अच्छे से च्यू करके खाया जाए, चबा के खाया जाए। नेचुरोपैथी में क्यों कहते हैं कि भोजन पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, कि जो आप पानी पी रहे हैं उसको मुंह में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक घुमाइए और फिर उसको अंदर लेके जाइए। क्यों ऐसा कहना है? इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि जब हम इस तरीके से पानी को पीते हैं तो पानी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मेल खाने लग जाता है, रिफ्लक्सिस नहीं होते, एसिडिटी नहीं बनती। और जब आप भोजन को 32 बार चबा लेते हो तो अपने आप में डाइजेशन जो है एनर्जी ही जनरेट करेगा, फिर अपच की तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले जिनको पेट की किसी भी डाइजेशन की या पेट की कोई भी तकलीफ है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बॉडी में कोई भी तकलीफ है, सबसे पहले उनका खाने का नियम देखिए। उठने, जागने, खाने पीने, ये तो रोज के हमारे जनरल रूटीन है जो हम पैदा होने के बाद सीखते चले जाते हैं। यही तो वो चीजें हैं जिन चीजों को हमें सुधारना है। यही तो हमारे प्रकृति के नियम हैं जिनसे हम थोड़े हट गए हैं, दूर हो गए, उसी को हमें लाइन अप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्राम एवं शीतलीकरण। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे विश्राम एवं शीतलीकरण। विश्राम से अर्थ शरीर को निद्रा प्रदान करने से है। विश्राम से अर्थ शरीर को निद्रा प्रदान करने से है। विश्राम से अर्थ शरीर को निद्रा प्रदान करने से है। एक अच्छी नींद शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है। एक अच्छी नींद शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है। एक अच्छी नींद अगर आप लेकर उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, तरोताजा फील करते हैं, अगले काम के लिए आप प्रसन्न चित्त भी होते हैं और अपनी तरफ से पूरी तरीके से चैतन्य में होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो एक अच्छी नींद शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है। शीतलीकरण अर्थात जब हम अत्यधिक कार्य करते हैं, शीतलीकरण अर्थात जब हम अत्यधिक कार्य करते हैं तो कुछ समय के लिए खुद को विश्राम देना चाहिए। शीतलीकरण अर्थात जब हम अत्यधिक कार्य करते हैं तो कुछ समय के लिए खुद को विश्राम देना चाहिए। जैसे हम व्यायाम आदि करके शवासन करते हैं, जैसे हम व्यायाम आदि करके शवासन करते हैं, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को विश्राम मिल जाता है। जैसे हम व्यायाम करके शवासन करते हैं जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को विश्राम मिल जाता है। तो यहाँ पर विश्राम एवं शीतलीकरण था। विश्राम की एक नींद, स्लीप, और शीतलीकरण मतलब रिलैक्सेशन। जब आप एक अच्छी नींद रात को लेकर सुबह उठते हैं तो आप प्रसन्नचित भी होते हैं, आपके लिए वो नया दिन होता है, खुशी का दिन होता है, आप अपने कार्य के लिए भी
उत्सुक भी होते हैं, जागृत भी होते हैं और ज्यादा फोकस भी रहते हैं। और जब आप जो शीतलीकरण है वो रिलैक्सेशन है। जब भी कभी आप ज्यादा कोई ऐसा काम कर रहे हैं, केवल सिर्फ एक्सरसाइजेज ही नहीं, जब भी अगर आपको लगे कि आप अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा अपने शरीर से कार्य कर रहे हैं, तो बीच में आपको छोटे छोटे लेने चाहिए, विश्राम देना चाहिए। उम्र आयु लिंग के अनुसार नियम चेंज होते हैं। जो 16 साल का बच्चा दौड़ भाग के काम कर सकता है, वो 50 साल की महिला नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो चेंजेस, जब किसी भी टॉपिक के लिए हम आपको जब डेफिनेशंस लिख पा रहे होते हैं या हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एक जनरल कोटेशन में आपको समझाते हैं, एक जनरल बात समझाते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो था यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। यही था ना हमारा सेकंड टॉपिक। अनम्यूट करके बताएं मुझे ऋषिका, जो वीडियो जिनकी ऑन है। आवाज नहीं आ रही आपकी। यस मैम, यही टॉपिक था। ठीक है ना, अब हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू होएगा, है ना, थर्ड टॉपिक होएगा वो हमारा। तो अगर आप लोगों को इस सेकंड टॉपिक में कुछ भी पूछना है, सो वी हैव गुड टाइम। अभी हमारे पास अच्छा समय है, 5:55 तक मैं आपकी क्लास में हूं, तो 10 मिनट है हमारे पास। तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, अगर कोई आपको शंका है, कुछ और चीज बात करनी है, तो वी हैव टाइम। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थर्ड टॉपिक के लिए पहले समझाऊंगी और फिर मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में उसके लिए लिखवाऊंगी। तो कोई जब आप लिखते हैं या खुद से पढ़ते हैं, तो कभी कोई आपके लिए कोई शंका अगर आती है, तो आप उसको लिख लीजिए। जब मेरी क्लास होती है और ये जो 10 मिनट मैं आपको देती हूँ सवाल के लिए, डिस्कशन के लिए, चीजों को पूछने के लिए, तो आप इनको पूछ सकते हैं। तो वी हैव 10 मिनट्स। जो टॉपिक आप आज आपने लिखा है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको लिखवाया है। आपको क्लियर हो गई? क्लियर हो गई है? मैम एक बार ये वाला टॉपिक समझा दीजिए। रोग शत्रु नहीं मित्र है। रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। ओके, ये आप सिद्धांतों के लिए पूछ रहे हैं, राइट? दूसरा सिद्धांत है, देखिए रोग जो है ना, दो प्रकार के आते हैं। एक होते हैं एक्यूट डिजीजेस, तीव्र रोग, जो शत्रु नहीं हमारे मित्र हैं। और एक होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, यानी कि जीर्ण रोग, जो बाद में इन्हीं तीव्र रोगों का जो रूप है, जब हम इनको दबाते हैं तीव्र रोगों को, तो वो जीर्ण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 95 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज 2022 चल रहा है, तो इट्स अ प्रीटी गुड टाइम के 27 साल से मैं इसमें हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में दे भी रही हूँ, कर भी रही हूँ, और सामने जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देख भी रही हूँ। मैंने जुकाम को अस्थमा बनते हुए देखा है और अस्थमा को मैंने टीबी बनते हुए देखा है। और वो क्यों बना? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हमें जुकाम होता है, जुकाम बहता है। अब जुकाम बहेगा, हमें छींके आएगी। अगर आप नेचुरोपैथी से कनेक्ट हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ वेग हैं बॉडी के जो हमें नहीं रोकने चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जैसे यूरिन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मोशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, छींक को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। क्योंकि छींक तब आती है हमें जब हमारी बॉडी में कहीं कोई रेस्पिरेशन में ब्लॉकेज हो। जब हम सांस ले रहे होते हैं, अगर अंदर कोई भी ब्लॉकेज आएगी ना, तुरंत हमें छींक आ जाएगी। वो सिर्फ नासारंध्रों द्वारा, नासारंध्रों तक नहीं है कि ये जो हमने अपना नासारंध्र से सांस ली तो यहीं कुछ अटक गया तो छींक आएगी, नहीं। ये पूरे रेस्पिरेशन से हमारे कनेक्टेड होता है। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि अगर बॉडी में किसी को कहीं पर कोई ब्लॉकेज है, तो वो भी उसकी छींकें उसको तब भी आ रही हैं। जैसे यौन आती है, यौन बार बार लोग लेते हैं, कई बार अच्छे से नींद लेने के बाद ही लोगों को यौन आती है। तो वो यौन क्या होती है? वो यौन हमारे मेंटल लेवल से कनेक्टेड होते हैं। जो लोग ज्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहते हैं, उनको यौन अननेसेसरली एनी टाइम कभी भी आ सकती है।
एक हंगर यौन होती है, जो लोग लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं। जब हमारा खाली पेट होता है तब भी हमें यौन आती है, क्योंकि माइंड हमको कह रहा होता है कि आई नीड फूड। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें हैं। तो बात ये थी कि तीव्र रोग जो है वो है हमारे जुकाम, खांसी, बुखार, लूज मोशन। बॉडी में जब भी कहीं पर टॉक्सिन्स आएंगे तो बॉडी इन एक्यूट डिजीजेस के थ्रू हमारी बॉडी से उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इन तीव्र रोगों द्वारा ही वो उन विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालती है। बट हम क्या करते हैं, जहां हमें जुकाम हुआ तुरंत एंटी एलर्जिक हमने खा ली, डॉक्टर के पास चले गए, एंटी एलर्जिक खा ली। ज्यादा जुकाम है या उसके संग में फीवर भी है तो हमने, वायरल है तो हमने उसमें फटाफट से एंटीबायोटिक भी खा ली। तो हमने गंदगी को वहीं चोक कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस गंदगी को पूरी तरीके से निकाला नहीं, उन्होंने ड्राई कर दिया। जुकाम तुरंत रुक जाता है ना, वो ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने से क्या हुआ कि जो हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पे उस गंदगी की एक लेयर बन गई। अब वो लेयर जब बनेगी तो वो उस वक्त तो नहीं, लेकिन लाइफ तो चल रही है ना, लाइफ में चलते चलते वो कभी ना कभी उस लेयर पे और गंदगी चिपकेगी। तो वो जब एक्सपोज होएगा तो वो फिर खराब, अस्थमैटिक के सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। सांस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब आपने अपने रेस्पिरेशन पे लेयर्स जमा कर ली है विजातीय द्रव्यों की, तो वो आपने खुद जुकाम को अस्थमा बना दिया। अब आपने अस्थमा के लिए इनहेलर लेने शुरू कर दिए। अब आप इनहेलर ले रहे हो, तो अब आप इनहेलर जब ले रहे हो तो आप अपने लंग्स को भी चोक कर रहे हो। लंग्स पे भी फिर वो कफ की लेयर बनती जा रही है ड्राई फॉर्म में। और लंग्स में ना छोटे छोटे रोमकूप होते हैं, जैसे हमारे स्किन पे होते हैं। जब वो उन छिद्रों में आप अपने बलगम को जमा कर दोगे तो छाती पे प्रेशर आने लगेगा। छाती पे प्रेशर आएगा तो वो तो खांसी, वो तो भाई हवा है, वो तो बॉडी तो निकालने के ही उसमें रहती है नियम में। तो खांसी, नॉन स्टॉप खांसी। अब खांसी नॉन स्टॉप अगर होती जाए तो डॉक्टर कहता है अरे यहाँ पे तो लंग्स इसके प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो टीबी है। टीबी में क्या होता है? भाई लंग्स पे हमारे जो है प्लूरा पर्दा होता है, वो श्लेष्मा का पर्दा है, वो खुद ही एक पानी की झिल्ली है। अब आपने उन गर्म चीजों से उस पानी की झिल्ली को सुखा दिया, तो वही चीज अंदर खड़खड़ खड़खड़, वो जो आप हवा इनहेल कर रहे हो वही तो रुक्षता दे रही है आपको। ड्राई कफ, खौ 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 खौ, ये वाली जो खांसी आती है, तो वो ड्राइनेस जो आपको हो रही है, तो आपने क्या किया? जुकाम को कंट्रोल करके आपने उसको अस्थमा बनाया, अस्थमा को कंट्रोल करके आपने टीबी बनाया, और टीबी को कंट्रोल करके आप उसको कैंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ऐसे एक्यूट डिजीजेस हमारे फ्रेंड्स हैं। जो हमारे तीव्र रोग हैं वो हमारे शत्रु नहीं है, वो मित्र हैं। चेंज ऑफ वेदर में देखिए, आप तो, मुझे नहीं पता बेटे आपकी क्या एज है, बट आपके साथ आपकी मम्मी भी बैठी हुई हैं। आप इनसे पूछिए कि क्या पहले जुकामों में दवाइयां होती थी? जुकामों के दिन होते थे, घरों में ऐसे बोल दिया जाता था कोई बात नहीं, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, 5वें दिन भी है, 6ठे दिन भी है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, 11 दिन में ठीक हो जाएगा, 21 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं ठीक कह रही हूँ जी या मैं गलत कह रही हूँ? पहले कोई दवा नहीं होती थी। ज्यादा होता था, चाय में तुलसी गेर ली, दालचीनी गेर दी, लौंग पीस के डाल दी, जो मसाला टी आजकल बड़ी फेमस हो गई है। ये पहले हमारे ये पहले चाय में ये चीजें दे दी जाती थी, ताकि जो अगर कहीं कुछ रुक रहा है, अगर जुकाम हुआ है तो इसका मतलब कहीं ब्लॉकेज आई है, तो हम उन चीजों को लेकर, उन दालचीनी, लौंग, उन चीजों का सेवन करके हम उसको मेल्ट कर रहे हैं जो ब्लॉकेज अंदर है, कि वो मेल्ट होके और जुकाम से बाहर निकल जाए। स्टीमिंग करना, स्टीम से क्या होता है? जब हम स्टीम लेते हैं तो जुकाम पतला ही तो होता है और वो बहता ही तो है, और बहता जुकाम कभी खराब नहीं होता। बहता जुकाम कभी खराब नहीं होता। आप अगर डॉक्टर के पास जाओ, ENT के पास, और आप उसको बोले मुझे जुकाम हो रहा है, तो वो आपसे पूछता है कौन से कलर का हो रहा है, सफेद रंग का नाक बह रहा है, पीले रंग का नाक बह रहा है, या काले रंग का बह रहा है। तो आप उसको कहते हो सफेद रंग का, वो कहता है कोई बात नहीं। आप उसको कहोगे अगर पीले रंग का, तो वो उस पर भी कोई बात नहीं कर देगा, लेकिन आपका जो कफ है अब वो इम्प्रूव हो रहा है, वो खुद ही थिक हो रहा है, वो खुद ही अंदर श्लेष्मा के रूप में बन रहा है।
और अगर वो काला है तो वो बीमारी यानी कि अंदर गंदगी जमा हो गई है। पूछता तो वो भी है कि कौन सी फॉर्म है, बट उनकी जो पैथी है वो उसके हिसाब से हमको ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में जलनेती है, कुंजल है, ये सब बाहर ही निकालते हैं, क्योंकि बॉडी का नेचर, प्रकृति का नेचर है बाहर निकालना। आज पॉल्यूशन की इतनी ज्यादा बाहर नेचर में पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, कि अब फोरकास्टिंग में ये आ रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो बारिश होकर पॉल्यूशन जो है उसको दबा देगी। तो ये नेचर ही तो है, नेचर तो आज भी अपने लिए काम कर रहा है ना। और जब तक हम नेचर से जुड़े हुए हैं, बॉडी के अंदर जो भी नेचुरल अपनी कंडीशंस हैं, अपना वर्कआउट है, वो करेगी ही करेगी। चाहे हम जितनी मर्जी दवाइयां खिला दें पेशेंट को, चाहे हम उसको जितना मर्जी हील अप कर दें। एक बात मुझे बताओ, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जब बुखार हाई हो जाता है तो कोई पैरासीटामोल काम नहीं करती, काम एंड में वो ठंडे पानी की पट्टियां ही करती हैं, ठीक है ना। बुखार टूटता उस ठंडे पानी की पट्टियों से ही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जैसे 104 105 बुखार, उन्होंने 1000 mg क्रोसिन चढ़ाई, नहीं उतर रहा, पट्टियां रखनी शुरू कर दो, उन पर भी वही चीजें हैं। तो बात यहाँ पर ये थी कि एक्यूट डिजीजेज आर आवर फ्रेंड्स, जितने भी तीव्र रोग हैं वो हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। और कोई पॉइंट? थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। नॉर्मली होता क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे होते हैं, या प्राकृतिक चिकित्सा में हम कुछ उसकी थेरेपीज को ले रहे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी ज्यादा गंदगी को बाहर निकालना शुरू कर देती है, तो लोग उससे घबरा जाते हैं। एक होते हैं हीलिंग क्राइसिस, एक होते हैं डिजीज क्राइसिस, उभाड़, एक होते हैं बीमारी वाले उभाड़ यानी बीमारी के लक्षण, और एक होते हैं रिकवरी के लक्षण। सेम जो बीमारी वाले लक्षण है ना, वही हमारे रिकवरी के भी लक्षण हैं। उपचार यानी बॉडी ठीक हो रही है, इसके भी वही लक्षण हैं। तो कई बार पेशेंट घबरा जाता है, जैसे वो हमारे पास आया, किसी ऐसी बीमारी को लेकर आया, अस्थमा का ही ले लेते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2000 का ही है ये एग्जांपल, 1999 का एग्जांपल है। मेरे पास एक पेशेंट आए, सर टाइम हो गया हमारा जी। ओके, तो ये एग्जांपल बड़ा प्यारा सा था है। तो वो अस्थमा के थे पेशेंट, और जब हमने उन्हें कुछ